जैसे कल की बात है, जख्म अब भी ताजा है। वो सब मेरे सामने शहीद हुए। हम एक ही जैसे हैं, तुम और मैं, दोनों के भेजे का शॉर्ट फ्यूज। सेम टू सेम, हल्का आग जैसा, थोर पानी जैसा। नहीं, हम दोनों आग जैसे हैं। सबको समझाता हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। कुछ तो भूलते हैं, पर हम नहीं। अगर रत्ती भर भी उम्मीद है तो कसम हर दोस्त, हर शहीद की, हम लड़ेंगे। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम हो एक सुपर हीरो। तो हो जाए। वो स्कूल का एक बच्चा याद है तुम्हें, जो सबसे कूल था, सबसे स्मार्ट था और सबसे पॉपुलर हुआ करता था? आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक। मुझे तुमसे जलन हो रही है। क्या दिन आ गए हैं यार। हेलो। हाय। आज तुम्हारी बची कुची जिंदगी का पहला दिन है। अब मुझे बनानी होगी एक टीम, हम जैसे पहले किया करते थे। तैयार हो जाओ। ये इसी तरह खत्म होगा। ना तो मैं कोई रानी हूँ और ना ही मैं कोई राक्षसी। मैं हूँ मौत की देवी। आ गए मेरे जाबाज। 11 साल 22 फिल्में, अंतरिक्ष के दर्जन भर ग्रहों में फैली महागाथा और कलाकार इतने कि हिसाब रखने के लिए पेन और नोटबुक लेकर बैठना भी भारी पड़े। इस फिल्म में वैसे तो तमाम सुपर हीरोज हैं, लेकिन फिल्म एवेंजर एंड गेम के असली हीरो हैं पटकथा लेखक क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली। अब तक की सारी कहानियों को एक सूत्र में पिरोना, उनके अतीत के कर्तव्यों को फिर से सजाना और सुपर हीरो की भविष्य की दुनिया के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना वाकई बहुत मुश्किल काम रहा होगा। तारीफ करनी होगी निर्देशक जोड़ी एंथनी रूसो और जो रूसो की, जिन्होंने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहे हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पहली बार सारे ग्रहों के सुपर हीरोज एक साथ आए। धरती के कुछ सुपर हीरो थानोस के साथ हुए इस महाभारत में गायब थे। उनकी कहानियां इन्फिनिटी वॉर के हाथ की फिल्मों एंटमैन एंड द वैस्प और कैप्टन मार्वल में दिखी। थानोस ने फाइनल मुकाबला अभी बाकी था।
और ये मुकाबला देखने के लिए दुनिया भर के दर्शक पिछले 1 साल से बेताब हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ हुई थी। ऐसे में इससे क्लाइमैक्स तक पहुंचने की कहानी को बचाकर रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। एवेंजर्स एंड गेम की इन्फिनिटी वॉर की तरह एक भावुक कर देने वाली संवेदनशील फिल्म है। फिल्म 3 घंटे लंबी है, लिहाजा अगर बिना किसी ब्रेक के फिल्म देखनी है तो वाकई इसके निर्माता केविन फैजी की ये सलाह गौर करने लायक है कि फिल्म देखने के 2-3 घंटे पहले आप कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि अगर फिल्म का एक भी सीन अगर आपसे छूटा तो इसका अगला सिरा पकड़ना किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचने के लिए आने वाले जंप से भी भारी है। एवेंजर्स एंड गेम सुपर हीरोज़ का विदाई काल तो है ही, ये इन सुपर हीरोज़ के भविष्य की खिड़की भी है। अब तक इन सुपर हीरोज़ ने क्या किया, इनसे कहाँ गलतियाँ हुईं और भविष्य में इन गलतियों से सबक लेकर ये क्या कुछ करने वाले हैं, इनका आधार ये फिल्म तैयार करती है। जाहिर है कि ये सब पर्दे पर देखना एक दर्शक के लिए चुनौती भरा भी है और दिल को कचोटने वाला भी। जिन किरदारों के साथ करोड़ों दर्शकों का 11 साल का नाता रहा, उनको विदाई देने का भी ये एक भावुक क्षण है। फिल्म की कहानी क्या है और आखिर में इसमें क्या होता है, इसका जिक्र कर दर्शकों का फिल्म देखने का मज़ा ख़राब करने के बजाय बात इसकी करनी ज़रूरी है कि क्या फिल्म के निर्देशक अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाए। हाँ, समीक्षा के आखिर में कुछ इशारे हैं जिनसे आपको फिल्म की अंतर कथा का संकेत जरूर मिल जाएगा। आपको याद है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन एवेंजर एंड गेम की भावुकता का चरम है। हल्क और थोर के किरदार सीरीज में हाग आई बाने जेरेमी रेनर की वह ट्वीट अगर आपको याद हो जिसमें उन्होंने ओरिजिनल 6 का जिक्र किया था, तो भी आपको काफ़ी कुछ संकेत इस फिल्म के मिल सकते हैं। हल्क और थोर दोनों ने बहुत तबाहियां इस सीरीज में मचाई हैं। ये फिल्म इन दोनों को आत्मावलोकन का मौका देती है और आगे इन किरदारों का ग्राफ कैसे रचा जाएगा इसका संकेत तो एवेंजर एंड गेम देती है, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं बताती। एवेंजर एंड गेम आईमैक्स कैमरों में शूट की गई है। इसके एक्शन सीन आपको एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो सिनेमा के पर्दे पर आपने पहले कभी नहीं देखी। अंतरिक्ष में दूसरों ग्रहों की काल्पनिक दुनिया इस सीरीज में दर्शक तमाम बार देख चुके हैं, लेकिन ये दुनिया एंड गेम में अपने सबसे करामाती अवतार में मौजूद है और जिसे देखना नयनाभिराम तो है ही, सीट का किनारा पकड़ने के लिए भी दर्शक को मजबूर करती है। फिल्म यह भी बताती है कि आने वाले दिनों के सुपर हीरोज़ में महिला किरदारों की एक नई जमात तैयार हो रही है। इसकी अपनी पसंदें हैं और इन पसंदों पर हाल के दिनों में दुनिया भर में आए बदलाव का भी असर साफ दिखता है। एक मजबूत पटकथा, दमदार निर्देशन और स्पेशल इफेक्ट्स में शामिल सैकड़ों कमियां की मेहनत का नाम है एवेंजर्स एंड गेम। फिल्म अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। भारतीय दर्शकों पर हॉलीवुड सिनेमा के असर का ये चरम है और इस चरम के बाद आगे क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। सुपर हीरोज़ को अगर हम एक यूनिवर्सल अपील के रूप में देखें तो गलत नहीं होगा। इनकी जाबाजी के कारनामों और अद्भुत अनोखी शक्तियों के समय समय पर विश्व को बचाया है। इंडिया जैसे देश में भी इन एवेंजर्स का इसलिए बोलबाला रहा कि कहीं ना कहीं इनकी अद्भुत अलौकिक शक्तियों और अच्छाई पर इनके यकीन तो हमारी ऑडियंस ने भी खुद से रिलेट किया। यही वजह है कि सुपर हीरोज़ की फौज से लदी एवेंजर्स एंड गेम आज के दौर की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी फिल्म बन चुकी है। क्यों ना हो, बुराई को ख़त्म करने और अपनों को वापस लाकर दुनिया में अच्छाई स्थापित करने की पहल करने वाली एवेंजर्स एंड गेम एक तरह से 22 फिल्मों का अंत है। इसमें 22 फिल्मों के हर किरदार को शामिल किया गया है और फिल्म के क्लाइमैक्स तक आते आते आप एक ही समय पर हंसते हैं, चीखते हैं और रोना शुरू करते हैं। एवेंजर की कहानी के बारे में अगर ज़्यादा विस्तार में ना जाएं तभी बेहतर होगा, मगर हम इतना बता सकते हैं कि थानोस के खिलाफ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, जेरेमी रेनर, एंटमैन, कैप्टन मार्वल ने एकजुट होकर जंग छेड़ दी है। असल में एंटमैन इस सुपर हीरोज़ को आकर बताता है कि क्वांटम थियरी के जरिए वह अतीत में जाकर थानोस से पहले उन मड़ियों को हासिल कर ले जो इन्फिनिटी वॉर की स्थिति से बचा जा सकता है और उस जंग में जिन अपनों को खो दिया गया है उन्हें वापस लाया जा सकता है। वह क्वांटम थियरी को चाक चौबंद करके अतीत में जाकर विभिन्न जगहों से मड़ियों को हासिल भी करने में कामयाब रहते हैं। क्या अब थानोस की बुराइयों का अंत हो पाएगा? क्या एवेंजर्स अपने प्यारों को वापस ला पाते हैं?
क्या सुपर हीरोज का जलवा बरकरार रह पाता है? इमोशन और एक्शन एवेंजर्स की ताकत रही है और इस बार भी निर्देशक द्वय ने दर्शकों की नब्ज को पकड़ते हुए एक्शन और इमोशन का तगड़ा डोज परोसा है। फिल्म में दिया गया क्लेवर साफ तौर पर जाहिर करता है कि एक युग का अंत हो गया है। फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी है। जाहिर सी बात है कि निर्देशक द्वय को इन्फिनिटी वॉर के बाद के हालात में सुपर हीरोज को स्थापित करना था कि वे अपने कारनामों और दिव्य शक्तियों से दूर आम जीवन बिता रहे हैं। मगर जब एंटमैन आकर उनमें अपनों को वापस लाने का जज्बा भरता है तो उनके बाद कहानी सर पर दौड़ने लगती है। फिल्म 3 घंटे जितनी लंबी है, मगर फास्ट प्रेजेंट के उतार चढ़ाव आपकी सांसों को रोके रखते हैं। फिल्म की एडिटिंग शार्प है, संवाद चुटीले हैं और आपको मुस्कुराने पर विवश कर देते हैं। क्लाइमैक्स के एक्शन के स्पेशल इफेक्ट दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम साबित नहीं होते। अंत में आप जज्बाती हुए बिना नहीं रहते और एक कसक के लिए घर लौटते हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग है 9.2 आउट ऑफ 10। परफॉर्मेंस के मामले में सुपर हीरोज इस बार भी कमतर साबित नहीं हुए हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, स्कारलेट जोहानसन, जेरेमी रेनर, एंटमैन अपनी हीरोइनमा छवि के साथ साथ पारिवारिक अंदाज में भी नजर आए हैं। मगर थार को सुपर हीरो की छवि से हटकर शराबी और थुलथुले रूप में देखना उनके फैंस को निराश कर सकता है, मगर उनका ह्यूमन साइड मजबूत है। थैनोस हमेशा की तरह लार्जर देन लाइफ लगा है। हाँ, इस बार उसकी बेटियां अलग अवतार में दिखी हैं। मार्वल की मोस्ट अवांटेड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम भारत में के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। दर्शकों में फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उत्साह बना हुआ था और अब जब इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया गया था तो थिएटर्स में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपको बता दें कि इस फिल्म का इंतजार इसलिए भी था क्योंकि ये एवेंजर्स सीरीज़ का आखिरी पार्ट है। फिल्म के क्लाइमैक्स का सीक्वेंस आपको हिला कर रख देगा। वही एवेंजर्स एंड गेम के स्पेशल इफेक्ट्स पिछली फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से एक कदम आगे हैं। टोनी स्टार का स्पेस में भटकना बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी लाजवाब है। इमोशन और एक्शन एवेंजर्स की ताकत रही है और इस बार भी निर्देशक ने दर्शकों की नब्ज को पकड़ते हुए एक्शन और इमोशन का तगड़ा डोज परोसा है। फिल्म में दिया गया क्लोजर साफ तौर पर जाहिर करता है कि एक युग का अंत हो गया है। फिल्म की कहानी अपने पिछले पार्ट की अधूरी कथा को बयां करती है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले साल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर खत्म हुई थी। एवेंजर्स इन्फिनिटी में थानोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन ढूंढकर उसे हासिल करने के बाद आधी दुनिया को तबाह कर दिया था। साथ ही उसने हर मार्वल फैन की मुस्कुराहट भी छीन ली थी, जिसके बाद फैंस दुखी मन से थिएटर से बाहर निकले थे। जानिए इस फिल्म में दर्शकों को क्या मिलेगा। एवेंजर्स एंड गेम में इसी कहानी को फिर से रिक्रिएट कर बनाई है। फिल्म थानोस की एक तस्वीर के साथ शुरू होती है। एक बेहद कमज़ोर आयरन मैन नेबुला के साथ एक स्पेसशिप में है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। खाना, पानी, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिल्म में कहानी ने नई बार शुरू होती है। थैनोस के खिलाफ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, जेरेमी रेनर, एंटमैन, कैप्टन मार्वल एक साथ मिलकर जंग का ऐलान करते हैं। इसके बाद एंटमैन इन सुपर हीरोज को आकर बताता है कि क्वांटम थ्योरी के जरिए वह अतीत में जाकर थैनोस से पहले उन मड़ियों को हासिल कर ले तो इन्फिनिटी वॉर की स्थिति से बचा जा सकता है और उस जंग में जिन अपनों को खो दिया गया है उन्हें वापस लाया जा सकता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे और भी रोमांचित हो जाती है। मार्वल की सुपर हीरोज वाली एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हो चुकी थी। फिल्म में हर बार की तरह इस बार भी सुपर हीरोज दुनिया को बचाने की जद्दोजहद में लगे नजर आते हैं। फिल्म में ड्रामा, एक्शन और बेहतरीन कहानी तो है ही, लेकिन इस बार इसमें इमोशन भी भरपूर नजर आता है। फिल्म का क्लाइमैक्स आंखें नम कर देने वाला है। एंड गेम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपने साथियों और आधी दुनिया को खो चुके सुपर हीरोज की भावात्मक कहानी है। पिछली फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस चुटकी बजाकर दुनिया की आधी आबादी ख़त्म कर देता है। एवेंजर्स एंड गेम की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। फिल्म की कहानी टोनी स्टार का रोल प्ले कर रहे रॉबर्ट डानी से शुरू होती है, जो स्पेस में किसी शिप में है। किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो वहाँ पर फंस गए हैं। शिप में खाना, पानी और ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है। उन्होंने अपने बचने की उम्मीद भी खो दी है।
तभी कैप्टन मार्वल की एंट्री होती है और वो टोनी को बचा लेती है। बचे हुए सुपर हीरोज एक बार फिर मिलते हैं और ख़त्म हो चुकी आधी आबादी को वापस लाने की आस में जुट जाते हैं। सभी सुपर हीरो को लगता है ख़त्म हो चुकी आधी आबादी को उन्हीं स्टोन से वापस लाया जा सकता है। तो अभी थैनोस के पास है। थैनोस को ट्रेस कर सभी उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन थैनोस ने सभी स्टोन्स को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उन स्टोन्स की वजह से थैनोस मरने की कगार पर पहुंच जाता है। इस दौरान कहानी में एंटमैन की एंट्री होती है और फिर कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। रूसो ब्रदर्स ने फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है। जिनका दिलचस्प फर्स्ट हाफ है, उतना ही सेकंड हाफ भी दिलचस्प तरीके से फिल्माया गया है। एवेंजर्स सीरीज़ की आखिरी फिल्म है और इसमें पुराने एवेंजर्स फिल्मों का फ्लैशबैक भी ज़रूरत के हिसाब से दिखाया गया है, इसलिए शायद यह फिल्म 3 घंटे की बनी है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग इतनी शानदार तरीके से की गई है कि यह कहीं पर भी बोझिल नहीं लगती है। फिल्म में कई ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो आपको चौंका देंगे। एवेंजर्स एंड गेम 2019 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक की सुपर हीरो टीम अवेंजर पर आधारित है। मार्वल स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित यह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 का सीधा सीक्वल है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 22वीं फिल्म है। एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित और क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली द्वारा लिखित फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस सहित कलाकारों की टुकड़ी है। मार्क रफालो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन, जेरेमी रेनर, डॉन चीडल, पॉल रूड, ब्री लार्सन, कारेन गिलन, दनई गुरीरा, बेनेडिक्ट वोंग, जॉन फेवरो, ब्रैडली कूपर, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और जोश ब्रोलिन फिल्म में एवेंजर्स और उनके सहयोगियों के जीवित सदस्य इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के कार्यों को उलटने का प्रयास करते हैं। इस फिल्म का बजट था 356 to 400 मिलियन डॉलर और इसकी कुल कमाई हुई थी 2.799 बिलियन डॉलर। फिल्म की घोषणा अक्टूबर 2014 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में मार्वल ने इस शीर्षक को हटा दिया। रूसो बंधु अप्रैल 2015 में निर्देशक के रूप में शामिल हुए। मार्कस और मैकफली ने 1 महीने बाद स्क्रिप्ट लिखने के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म उस बिंदु तक एमसीयू की कहानी के निष्कर्ष के रूप में कार्य करती है। कहानी को कई मुख्य पात्रों के लिए समाप्त करती है। प्लॉट पिछली फिल्मों के कई छोरों को फिर से दिखाता है, अभिनेताओं और सेटिंग को पूरे फ्रेंचाइजी से वापस लाता है। फिल्मांकन अगस्त 2017 में फेट काउंटी जॉर्जिया में पाइनवुड अटलांटा स्टूडियो में शुरू हुआ। इन्फिनिटी वॉर के साथ बैक टू बैक शूटिंग और जनवरी 2018 में समाप्त हुई। अतिरिक्त फिल्मांकन मेट्रो में हुआ और डाउनटाउन अटलांटा क्षेत्र, न्यूयॉर्क, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड राज्य आधिकारिक शीर्षक दिसंबर 2018 में सामने आया था। 356 to 400 मिलियन के अनुमानित बजट के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। एवेंजर्स एंड गेम का प्रीमियर 22 अप्रैल 2019 को लॉस एंजलिस में हुआ था और एमसीयू के तीसरे चरण के भाग के रूप में 26 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। फिल्म को इसके निर्देशन, अभिनय, संगीत स्कोर, एक्शन दृश्यों, दृश्य प्रभावों, भावात्मक वजन के लिए प्रशंसा मिली थी। समीक्षकों ने इसकी 22 फिल्म कहानी की प्रवृत्ति की सराहना की। इस फिल्म ने दुनिया भर में 2.798 बिलियन डॉलर की कमाई की थी। केवल 11 दिनों में इन्फिनिटी वॉर के पूरे थिएटर रन को पार कर लिया था और बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसमें जुलाई 2019 से मार्च 2021 तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी शामिल है। इसे सर्वश्रेष्ठ दृश्य के लिए नामांकन मिला। 92 अकादमिक पुरस्कारों में प्रभाव के बीच अन्य पुरस्कार एवेंजर्स द कांग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर शीर्षक वाली 5वीं और 6ठी एवेंजर्स फिल्में क्रमशः 2025 और 2026 में रिलीज होने वाली हैं। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। 2018 में थैनोस द्वारा ब्रह्मांड में सभी जीवन का आधा हिस्सा मिटा देने के 23 दिन बाद कैरोल डेनवर ने टोनी स्टार्क और नेबुला को गहरे अंतरिक्ष में बचाया और वे शेष एवेंजर्स ब्रूस बैनर, स्टीव रोजर्स, थॉर, तनासा रोमनऑफ के साथ फिर से जुड़ गए
और जेम्स रोडस एक रॉकेट ऑन अर्थ एक निर्जन ग्रह पर थानोस का पता लगाने के बाद वे इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग करने की योजना बनाते हैं अपने कार्यों को उलटने के लिए, लेकिन आगे के उपयोग को रोकने के लिए थानोस ने उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया है। गुस्से में थानोस ने थानोस का सिर धड़ से अलग कर दिया। 5 साल बाद स्कॉट लैंग क्वांटम दायरे से बच निकला। एवेंजर्स कंपाउंड तक पहुंचकर यह बताते हैं कि फंसने के दौरान उन्हें केवल 5 घंटे का अनुभव हुआ। यह सिद्धांत देते हुए कि क्वांटम क्षेत्र समय यात्रा की अनुमति देता है, वह एक अनिच्छक स्टार्क में वर्तमान में थानोस के कार्यों को उलटने के लिए अतीत से स्टोन्स को पुनः प्राप्त करने में मदद के लिए कहते हैं। स्टार्क, रॉकेट और बैनर, जिन्होंने अब से अपनी बुद्धि को हल्क की ताकत के साथ मिला लिया है, एक टाइम मशीन का निर्माण करते हैं। बैनर नोट कहता है कि अतीत को बदलने से उनके वर्तमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी परिवर्तन वैकल्पिक वास्तविकताओं का निर्माण करता है। बैनर और रॉकेट नॉर्वे की यात्रा करते हैं, जहां वे असगार्डियन जाते हैं, शरणार्थी की बस्ती न्यू अक्साई और एक अधिक वजन वाले और निराश थोर को भर्ती कराता है। टोक्यो में रोमनॉफ लिंक वार्टन को भर्ती करता है, जो अपने परिवार की मृत्यु के बाद एक सतर्क व्यक्ति बन गया है। 2012 में लोकी के हमले के दौरान बैनर, लॉन्ग, रोजर्स और स्टार्क ने न्यूयॉर्क शहर की यात्रा की। समय में उनके रचित बिंदु स्टार्क टावर में रोजर्रा हाइड्रा स्लीपर एजेंटों से माइंड स्टोन को पुनः प्राप्त करते हैं, लेकिन स्टार्क और लैंग का स्पेस स्टोन चुराने का प्रयास विफल हो जाता है, जिससे 2012 लोकी को इसके साथ भागने की अनुमति मिलती है। रोजर्स और स्टार्क 1970 में कैंप लेह की यात्रा करते हैं, जहां स्टार्क स्पेन स्टोन का एक पुराना संस्करण प्राप्त करता है और अपने पिता हावर्ड से मिलता है। रोजर्स वर्तमान में लौटने के लिए हैंग पाइम में पाइम कड़ चुराते हैं और अपने खोए हुए प्यार पैगी कार्टर की जासूसी करते हैं। इस बीच रॉकेट और थोर 2013 में असगार्ड की यात्रा करते हैं। रॉकेट जेन फोस्टर से रियलिटी स्टोन निकालता है, जबकि थोर को अपनी मां फ्रिगा से प्रोत्साहन मिलता है और अपने पुराने हथौड़ा मजोलिनर को पुनः प्राप्त करता है। बार्टन, रोमानॉफ, नेबुला और रोड्स 2014 की यात्रा करते हैं। नेबुला और रोड्स मोराग जाते हैं और पीटर क्लिफ से पहले पावर स्टोन चुरा लेते हैं, जबकि बार्टन और रोमनाफ बोरमिर की यात्रा करते हैं। सोल स्टोन के रक्षक लाल खोपड़ी प्रकट करता है और यह केवल किसी प्रियजन को त्याग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। रोमनाफ ने खुद को बलिदान कर दिया, इसके बार्टन को स्टोन मिल गया। रोडस और नेबुला अपने समय पर लौटने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेबुला असक्षम हो जाता है और उसका साइबरनेटिक प्रत्यारोपण उसके पिछले स्वयं के साथ जुड़ जाता है, जिसने 2014 थानोस को अपनी भविष्य की स्वयं की सफलता और एवेंजर्स द्वारा इसे पूर्ववत करने का प्रयास करने की अनुमति मिलती है। 2014 थानोस ने 2014 नेबुला को अपने आगमन की तैयारी के लिए समय पर आगे भेजा। वर्तमान में फिर से जुड़ते हुए एवेंजर्स ने स्टोन्स को एक गॉन्टलेट में रखा है, जिसे स्टार्क बैनर के रॉकेट ने बनाया है। उनके विकिरण के लिए सबसे अधिक प्रतिशोध होने के कारण बैनर गॉन्टलेट का उत्पादन करता है और थानोस के विघटन को उलट देता है। इस बीच 2014 नेबुला अपने भविष्य के स्व का प्रतिरूपण करते हुए 2014 थानोस और उसके युद्धपोत को वर्तमान में ले जाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करती है, जिसका उपयोग वह एवेंजर्स कंपाउंड को नष्ट करने के लिए करती है। वर्तमान नेबुला 2014 गमोरा को थानोस को धोखा देने के लिए मना लेता है, लेकिन 2014 नेबुला को समझने में असमर्थ है और उसे मार डालता है। थानोस, स्टार्क, थोर और एक मझोलनीर चलाने वाले रोजर्स पर हावी हो जाता है और अपनी सेना को स्टोन्स को पुनः प्राप्त करने के लिए बुलाता है। ब्रह्मांड को नष्ट करने और एक नया निर्माण करने के लिए उनका उपयोग करने का इरादा रखता है। एक बहाल स्टीफन स्ट्रेंज अन्य जादूगरों के साथ आता है। थानोस की सेना से लड़ने के लिए बहाल किए गए एवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, रिवर्स और वकांडा और अक्साड की सेनाएं। डेनवर भी आता है और थानोस के युद्धपोत को नष्ट कर देता है, लेकिन थानोस उस पर हावी हो जाता है
और गॉन्टोलोट को जब्त कर लेता है। स्टार्क पत्थरों को चुराता है और अपने जीवन की कीमत पर थानोस और उसकी सेना को विघटित करने के लिए उसका उपयोग करता है। स्टार्क के अंतिम संस्कार के बाद थोर वाल्किरी को न्यू असगार्ड के लिए राजा के रूप में नियुक्त करता है और अभिभावकों में शामिल हो जाता है। रोजर्स स्टोन और मजोलनर को उनकी उचित समय सीमा पर लौटाते हैं और अतीत में कार्टर के साथ रहते हैं। वर्तमान में एक बुजुर्ग रोजर्स अपने ढाल सैम विल्सन को देते हैं। इसमें टोनी स्टार्क ने आयरन मैन के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स का रोल निभाया है का परोपकारी, जो खुद को प्रतिभाशाली अरबपति प्लेबॉय परोपकारी के रूप में वर्णित करता है, जो अपने स्वयं के निर्माण के इलेक्ट्रॉनिकल सूट के साथ होता है। निर्देशक जो और एंथनी रूसो के अनुसार डाउनी एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्हें फिल्म की पूरी पटकथा मिली थी। पटकथा लेखक क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफली जानता था कि स्टार की मृत्यु निस्वार्थता के लिए और अध्याय के अंत के रूप में दोनों के रूप में अपरिहार्य थी। स्टार्क ने शुरू किया, उन्होंने महसूस किया कि उनकी मृत्यु उन्हें संपूर्ण सेवानिवृत्त जीवन प्रदान करने के बाद अर्जित की गई थी और कहा यह वह जीवन है जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने शादी की, उनका एक बच्चा था, यह बहुत अच्छा था और एक अच्छी मृत्यु है। यह एक त्रासदी की तरह महसूस नहीं होता है, यह एक वीर समाप्त जीवन जैसा लगता है। जो रूसो ने समझाया कि स्टार्क हमेशा जानता था कि वह मरने वाला था, क्योंकि वह कभी भी ब्रह्मांड की रक्षा करने की उस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता था, और कहा कि स्टार्क अवेंजर्स के बीच सबसे अधिक उद्दंड था क्योंकि स्टार्क सबसे दुर्जय है उन सभी के उनके दिल के कारण। एवेंजर्स के नेता, द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज और पूर्व भगोड़े उन्हें आधुनिक दुनिया में जागने से पहले एक मानव शारीरिकता के चरम पर बढ़ाया गया था और निलंबित एनिमेशन में जमे हुए थे। मार्कस ने एवेंजर्स को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो किसी प्रकार के प्रबुद्ध स्वार्थ की ओर बढ़ रहा है। मैकफली को पता था कि रोजर्स अपना नृत्य प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में पैगी कार्टर से वादा किया था, जिसमें मैकफली ने कहा कि रोजर्स ने अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए एक जीवन को स्थगित कर दिया है, और मैकफली ने नहीं सोचा था कि वह कभी भी उसे मारने जा रहे थे, जो कि चाप आखिरकार ढलान के नीचे रखना था। पैट्रिक गोमर ने एक बुजुर्ग स्टीव रोजर्स के लिए ऑन सेट संदर्भ प्रदान किया। ब्रूस बैनर हल्क के रूप में मार्क रफालो, एक बदला लेने वाला और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो गामा विकिरण के संपर्क में आने के कारण आमतौर पर क्रोधित या उत्तेजित होने पर एक राक्षस में बदल जाता है। इस फिल्म में बैनर में गामा प्रयोग के साथ अपने दोनों पक्षों को संतुलित करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे वह अपनी बुद्धि को हल्क की ताकत और शारीरिक कद के साथ जोड़ सके, जो प्रोफेसर हल्क कॉमिक बुक आइडेंटिटी पर आधारित है। अन्य नायकों की तुलना में जो थानोस के खिलाफ अपनी हार से निराश थे, बैनर एकमात्र पात्र है जो आशान्वित रहता है। एंथनी रूसो ने समझाया, बैनर एकमात्र चरित्र है जो वास्तव में एक उज्जवल नए भविष्य में प्रवेश कर रहा है। कुछ पूरी तरह से नया बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ पूरी तरह से नया खोजो। बैनर वह है जो इस मायने में सबसे वीर है कि वह कोशिश करते रहने की अपनी इच्छा को बनाए रखता है। यह एक चरित्र चाप का समापन करता है जो थोर रग्नारोक में स्थापित किया गया था और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जारी रहा। थोर के रूप में क्रिस हेम्सवर्थ एक ही नाम के नॉर्स पौराणिक देवता पर आधारित एक बदला लेने वाला और एक असगार्ड राजा थार रग्नारोक में अपने हथौड़े मजोलनर के नष्ट होने के बाद थोर अब स्टॉर्म ब्रेकर के रूप में जानी जाने वाली एक रहस्यमय कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। फिल्म में थोर टांसबर्ग नॉर्वे में असगर्ड के शरणार्थियों का एक अधिक वजन वाला नशे में धुत शासक बन गया है। इस कठोर चरित्र परिवर्तन का संदर्भ देते हुए हेम्सवर्थ ने कहा, मेरी बस एक ही राय थी, मैं इस बार कुछ अलग करना चाहता था। प्रत्येक फिल्म जो मैं चाहता था विशेष रूप से अंतिम युगल और वे बोर्ड पर थे। और आगे कहा, हमने कई घंटा और दिनों तक शूटिंग की और चर्चा की कि हम थोर को कितने दूर ढकेल सकते हैं और हम क्या अलग कर सकते हैं। एंथोनी रूसो ने कहा, भले ही फिल्म में उनकी शारीरिक स्थिति के साथ बहुत मज़ा आता है,
यह एक मजाक नहीं है, यह एक अभिव्यक्ति है कि वह एक चरित्र स्तर पर कहाँ है, और हमें लगता है कि यह उनमें से एक है। उसके बाद संबंधित पहलू, मेरा मतलब है, यह अवसाद और दर्द की प्रतिक्रिया का एक बहुत ही सामान्य प्रकार है। थोर की कहानी उनका पसंदीदा आर्क था। उन्होंने कहा, एक हास्य अभिनेता के रूप में क्रिस के नादू का एक हिस्सा चरित्र की गहराई के लिए बहुत ही गंभीर स्तर पर उनका समर्पण है। पूरी प्रतिबद्धता और भावात्मक जटिलता। हेम्सवर्थन ने परिवर्तन के लिए लगभग 3 घंटे के बाल और मेकअप किया, जिसके लिए उन्हें एक बड़ा सिलिकॉन प्रोस्थेटिक सूट पहनना भी आवश्यक था। उन्होंने सेट पर खुद को लेबोक्सी थोर कहा। प्रारंभ में थोर को एंडगेम के मध्य में अपने पुराने गढ़े हुए शव पर वापस जाना था, लेकिन हेम्सवर्थ ने थोर की नई काया को बनाए रखने के पक्ष में सफलतापूर्वक तर्क दिया। तनासा रोमानॉफ ब्लैक विडो के रूप में स्कारलेट जोहानसन एक बदला लेने वाला और एक उच्च प्रशिक्षित जासूस और शील्ड का पूर्व एजेंट। फिल्म की शुरुआत में रोमानॉफ ने एवेंजर्स मुख्यालय में आकाशगंगा के चारों ओर से कई टीमों की कमान संभाली थी, जो रूसों में थानोस को रोकने में अपनी विफलता से आगे बढ़ने में असमर्थता के बारे में बताते हुए कहा, वह सब कुछ कर रही है जो वह कोशिश कर सकती है और समुदाय को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है। वह अभी भी दीवार पर नज़र रखने वाली है। हर किसी को वापस लाने के लिए बार्टन के लिए सोल स्टोन हासिल करने के लिए रोमानॉफ द्वारा खुद को बलिदान करने के निर्णय पर जो रूसो ने कहा कि यह इन्फिनिटी वॉर में क्षमा करने की इच्छा की तुलना में बलिदान की इच्छा की खोज करने वाले एक बड़े विजय का हिस्सा था। वे कहते हैं, जब वह उस दृश्य में आती है तो मुझे लगता है कि वह समझती है कि समुदाय को वापस लाने का एकमात्र तरीका उसके लिए खुद का बलिदान करना है। मैकफली ने कहा, हमारे दिमाग में उसकी यात्रा समाप्त हो गई थी। अगर वह एवेंजर्स को वापस पा सकती थी, वह इतनी अपमानजनक, भयानक, मन नियंत्रण पृष्ठभूमि से आती है, इसलिए वह बोरमिर पहुंचती है और उसके पास है परिवार को